मन शरीर का दृष्टा है, वृत्ति मन का दृष्टा है, चित्त वृत्ति का दृष्टा है, चित्त का दृष्टा बुद्धि है, बुद्धि का दृष्टा आत्मा। दृष्टा पद्धति ऐसा है। हाँ, तो ठीक है ना। ये तुमको बोध होता है, तुमको स्वीकार होता है। स्वीकार होता है बाबा, स्वीकार होता है ना। उसके बाद जो है ना अनुभव पद्धति बताया। अनुभव पद्धति में बताया मन वृत्ति में अनुभूत होता है, वृत्ति चित्त में, चित्त बुद्धि में, बुद्धि आत्मा में, आत्मा और सहस्थित में अनुभूत होता है। अनुभव से पूरा जीवन में माने अभिभूत रहता है, माने भरा रहता है। उसके उस विधि को आपको बताया। आत्मा में अनुभव होने का फलस्वरूप मन तक अनुभव का प्रतिबिंब बनाए रहता है। अनुभव का स्वरूप छोटा बड़ा होते ही अनुभव होता है। आप परीक्षण कर लो। बचपन से ही सही के पक्षधर है भाई, इसे पता लगता है ना? नहीं लगता? पता लगता है। ये बात पता लगता है ना, बचपन से ही बच्चे सही के पक्षधर है, तो सही का बोध कराना आवश्यक है, अध्ययन कराना आवश्यक है। यही तो शिक्षक के मटेरियल हुआ। ठीक ठीक है। क्या फंसने का जगह क्या चीज है? शरीर को जीवन बनाना, पहला बात। उसके बाद शरीर से होने वाले जितने भी क्रियाकलाप है आपराधिक, उसको वैध मानना, बस इतना ही बात। ऐसा जबकि जीवन ही शरीर को चलाता है। जीवन के लिए ना अपराध,
स्वीकार है ही नहीं। जीवन में अपराध स्वीकृति होते हैं। जब कभी हम सोचने लगते हैं, जीवन वैभव रूप में सोच विचार होता ही है ना। तो हम चाहे जब सोच विचार करते हैं तब तो पता लगता है अपराध के हम पक्षधर नहीं है। अपराध गलती का पक्षधर हम नहीं, शोषण के पक्षधर नहीं, युद्ध के पक्षधर नहीं है। क्या सुना? तो देखिए, एक तो आपके क्वेश्चन में ये आया था कि ये सर्किट जो कुछ ये इतना बड़ा बना दिया है, ये पूरे शरीर में है, ये शरीर के मतलब मैं अभी भी आपका क्वेश्चन पूरी तरह समझ नहीं पाया हूँ, लेकिन मैं उसको विस्तार मतलब उसको ठीक से रख देता हूँ ताकि आपको ये कुछ गैप होगा तो फिर बता देना, और बाकी लोगों को होगा तो भी बता दें। तो देखो, एक तो ये क्लियर हो गया कि जिसको हम कह रहे हैं ये आपकी फोटो है, तो ये माँ बाप से मिला हुआ शरीर है, ठीक है। ये माँ बाप से मिला हुआ शरीर है, और जिसको हम जीवन बोल रहे हैं, जिसको हम जीवन बोल रहे हैं, मैं बोल रहे हैं, वो क्या चीज है? वो एक सूक्ष्म, अति सूक्ष्म इकाई। कितना सूक्ष्म? कितना सूक्ष्म? परमाणुविक स्वरूप। परमाणुविक स्वरूप को भौतिक दृष्टि से समझें, एक बिल्कुल सामान्य आदमी को समझाने की कोशिश करें तो जैसे बूंद हमने देखी है, बूंद का साइज हमको पता है, तो एक बूंद का 10 लाखवां हिस्सा इतना छोटा होता है परमाणु, लगभग, कम ज़्यादा हो सकता है ना, मेरे को लगता है साइज देख के कुछ अंदाजा या और तो एक बूंद का 1 लाखवां या 10 लाखवां हिस्सा इतनी छोटी कोई चीज है जो मैं हूं। ये जो मैं हूं, ये इतनी छोटी कोई चीज है। वो जो उतनी छोटी चीज है, ये उसको बड़ा करके दिखाया गया चित्र है। ये क्लैरिटी आ गई? तो परमाणुविक साइज का मैं जो इस शरीर को चलाता हूं, तो मैं, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा किया, कोई भी चीज आपस में टच नहीं करती है दुनिया में। एक नियम है, दुनिया में कोई भी चीज एक दूसरे को टच नहीं करता है, उसका प्रभाव क्षेत्र को टच करता है। जैसे इसको समझने के लिए, जैसे मेरे हाथ में कोई छेद है क्या? नहीं है। नहीं है क्या? हाथ में से पसीना निकलता है कि नहीं? इसका मतलब छेद तो है ना। तो इसका ये समझ में आया कि, इसका मतलब ये समझ में आया कि परमाणु में जो पार्टिकल है, जो अंश है, वो एक दूसरे को टच करते हैं क्या? नहीं करते। दो परमाणु एक दूसरे को टच करते हैं क्या? नहीं करते। दो अणु एक दूसरे को टच करते हैं क्या? नहीं करते, है ना। दो ग्रह एक दूसरे को टच करते हैं क्या? नहीं करते। तो सृष्टि में कुछ भी एक दूसरे को टच नहीं करता है, कुछ भी। इससे मैं कहता हूं कि मेरा हाथ बोर्ड को टच किया है, ये टच किया है। यदि तात्विक रूप, व्यवहारिक रूप में टच किया है, तात्विक रूप में कहेंगे कि दोनों के बीच में अभी गैप है ही है। प्रभाव, हम प्रभाव को पहचानने लगते हैं, लेकिन हमको टेक्निकली ये समझ में आ रहा है कि दो परमाणु अंश एक दूसरे को टच नहीं कर सकते। करेंगे तो परमाणु की व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। दो परमाणु एक दूसरे को टच नहीं करते, दो अणु एक दूसरे को टच नहीं करते, एक निश्चित अच्छी दूरी पे एक दूसरे को पहचानते हैं। तो इसका मतलब है हड्डी जुड़ी हुई है कि हड्डी टूटी हुई है? सब कुछ टूटा ही हुआ है, कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है संसार में। वो इतने पास पास हैं कि एक दूसरे को पहचानते हैं। बस एक मिनट रुक। हड्डी क्या चीज से मिलकर बनी है? कैल्शियम, कैल्शियम फास्फोरस जो भी होगा, इसका मतलब कैल्शियम फास्फोरस के अणु परमाणु, है ना। जब हम साइंस पढ़ते हैं तो 9th 10th की साइंस में ही आ जाता है कि एक इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है।
अणुओं के बीच में एक दूरी होती है, जिस दूरी में दो अणु एक दूसरे को पहचानते हैं। उससे नजदीक आ जाए तो भी नहीं पहचानेंगे, उससे दूर चला जाए तो भी नहीं पहचानेंगे। इसी पहले भी इस पे चर्चा हुई थी कि पूरी सृष्टि में एक व्यवस्था का जो नियम है उसको बोल रहे हैं अच्छी निश्चित दूरी बराबर व्यवस्था। तो पूरी सृष्टि में परमाणु अंश से लेके ग्रह गोल नक्षत्र तक और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी तक यही नियम काम करता है। किसी भी जगह में देख लीजिए, आप लोग वहां से बैठना शुरू क्यों किए, ये जगह इतनी जगह खाली क्यों छोड़ रखे हो, यहां से क्यों नहीं बैठते हो, यहीं क्यों नहीं बैठ जाते, और यहीं क्यों नहीं बैठ जाते, ये भी खाली पड़ा है। निश्चित अच्छी दूरी, क्योंकि यहां बैठ जाएंगे तो बोर्ड ऐसा देखना पड़ेगा। तो हम एक दूरी पे बैठते हैं जहां शरीर की व्यवस्था बनी रहे और हमको दिखता भी रहे, है ना। ये 30-40 फीट की दूरी तक हमको एलईडी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। बड़े शिविर करते हैं तो बराबर एक एलईडी भी लगानी पड़ती हैं 2-3, ताकि जो लोग पीछे बैठे हैं उनको बोर्ड दिखता रहे। तो इसका मतलब है इतनी दूर भी ना बैठें कि बोर्ड ना दिखे, और इतनी पास भी ना बैठें कि बोर्ड ना दिखे। दो आदमी बैठते हैं तो कैसे बैठते हैं, एक निश्चित अच्छी दूरी में बैठते हैं, है ना। लाइन टू लाइन भी एक निश्चित अच्छी दूरी में बैठते हैं, कैमरा एक निश्चित अच्छी दूरी में लगाया है। ऐसा आप कहीं से कहीं तक भी जोड़ के देखो, आप पूरी सृष्टि में तात्विक से लेके व्यावहारिक जगत तक किसी भी चीज को जोड़ के देखो तो आप पाएंगे कि अच्छी निश्चित दूरी बराबर व्यवस्था, या व्यवस्था के अर्थ में दूरी को पहचानना अच्छी निश्चित दूरी है ना। तो इस रूप में देखो, प्लांट्स लगाते हैं ना, पहले आम का पौधा 30 बाई 30 फीट पे लगाते थे, फिर बोले नहीं और पास लगा सकते हैं, तो 5 मीटर बाई 3 मीटर पे लगाए। हाई डेंसिटी प्लांटेशन आजकल होने लगा है, अभी और नज़दीक आ गए। तो इसका मतलब है कि फिर उसकी नहीं तो प्रूनिंग करना पड़ता है। तो इसका मतलब है कि किस पौधे को दूसरे से कितना दूर में लगाया जाएगा, इसका भी नियम है। तो निश्चित अच्छी दूरी, तो निश्चित अच्छी दूरी का नियम, चाहे हम पेड़ पौधे की बात करें, जो कुत्ते या शेर किसी भी जगह में रहता है वो एक इलाके को पहचान के रखता है, दूसरा उस इलाके में आता है तो उसको दौड़ा के उसकी सीमा के बाहर तक छोड़ के आता है। एक अच्छी निश्चित दूरी को उसने अपना प्रभाव क्षेत्र के रूप में स्वीकारा हुआ है, और दूसरा भी उसको स्वीकार करता है कि हाँ ये तुम्हारा इलाका है। या तो उसकी परमिशन से दोस्ती करके आएगा या उस पर डोमिनेट करेगा। इलाका पहचाना हुआ है, तो एक कुत्ते ने अपना इलाका पहचाना हुआ है, एक पेड़ ने अपना इलाका पहचाना हुआ है, सूर्य ने अपना इलाका पहचाना हुआ है, धरती ने अपना इलाका पहचाना हुआ है, मानव ने बस यही प्रॉब्लम है। क्योंकि मानव अपने होने के स्वरूप को नहीं पहचानता, या तो लोभ मोह काम के चक्कर में किसी के साथ अव्यवस्था के अर्थ में दूरी को पहचानता है, किसी के ज़्यादा पास आना चाहता है, किसी आकर्षण में किसी के पास आना चाहता है, या फिर द्वेषपूर्वक उससे दूर रहना चाहता है। इसलिए है ना, या तो हम अति अपेक्षा करते हैं परिवार में, या फिर हम अपेक्षा शून्य होने की कोशिश करते हैं। दोनों ही जगह में व्यवस्था नहीं है। इसका मतलब है कि जब तक मानव अपने मानव होने को नहीं पहचानता, अपने मानव होने के लक्ष्य को नहीं पहचानता, तो लक्ष्य के अर्थ में अच्छी निश्चित दूरी पहचान में आती। बढ़िया। ये बात कहाँ से निकल के आई, ये बात कहाँ से शुरू हुई, जीवन से शुरू हुई। तो इसका मतलब ये कहा जा रहा है, अब जीवन शरीर में कहाँ रहता है, दिल में रहता है कि खोपड़ी में रहता है, कहाँ रहता है। मैं कौन, सूक्ष्म अति सूक्ष्म या परमाणुविक स्वरूप में मैं एक इकाई, एक बूंद का 1 लाखवां हिस्सा, 10 लाखवां हिस्सा, मैं इतनी छोटी चीज हूं। अब मैं शरीर में कहाँ रहता हूं, ये सवाल खड़ा हुआ तो कहा कि जीवन में शरीर की कोशिकाओं के बीच में पोलापन होता है। 2 कोशिकाएं अच्छी निश्चित दूरी में होती हैं।
तो शरीर की कोशिकाओं के बीच में से, बड़ा इंटरेस्टिंग है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी हमारे अधिकार में भी नहीं है ना, हम उन पे काम कर रहे हैं कि कल वो हमारे अधिकार में आएंगी। तो यहाँ कुछ चीज़ें मैं वो कह रहा हूँ जो अभी हमारे अधिकार में नहीं है, लेकिन आदरणीय नागराज जी के माध्यम से वो सूचनाएं मिली हैं, सूचनाएं मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। तो जीवन मैं नाम की इतनी सूक्ष्म इकाई, कोशिकाओं के, दो कोशिकाओं के बीच में जो खाली जगह है, उसके बीच में से हॉरिजेंटली, वर्टिकली और शरीर के आयतन में 3 डायमेंशनली इच्छा गति से कोशिकाओं के बीच के पोलेपन से लगातार गुजरता रहता है। कितनी गति से? इच्छा गति से। इच्छा गति वो गति है जो कभी भी किसी मशीन की पकड़ में नहीं आएगी, क्योंकि वो मशीन की नापने की गति से बहुत ज़्यादा है। तो इच्छा गति से हर जीवन में शरीर की कोशिकाओं के बीच के पोलेपन से हॉरिजेंटली, वर्टिकली और 3 डायमेंशनली, मतलब उसका जो आयतन हो गया पूरे से, वो गुजरता ही रहता है। इसमें और जो इंटरेस्टिंग बात है, जब मां के गर्भ में भ्रूण होता है, लगभग ये मानते हैं कि 4.5 महीने बाद कोई जीवन उसको चलाना शुरू करता है। इसलिए मेडिकल साइंस में भी 4.5 महीने के पहले अबॉर्शन हो जाता है तो उसको भ्रूण मानते हैं, 4.5 महीने के बाद अबॉर्शन होता है तब उसको बच्चा मानते हैं। अभी इन्होंने नया दिया मेरे को, वो थोड़ा सा, मतलब मेडिकल साइंस तो इसको बहुत क्लियरली मानता है। अभी नया सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दिया है कि महिला को एबॉर्शन कराना उसका व्यक्तिगत अधिकार है। एक विवाहित महिला भी अपने पति की विल के अगेंस्ट जाके, पति नहीं चाहता है तो भी, यदि महिला चाहती है, अविवाहित महिला हो या विवाहित महिला हो, वो एबॉर्शन करा सकती है, ये उसका अधिकार है। और उसको 24 महीने के पहले एबॉर्शन कराना होगा, 24 हफ्ते के पहले। अब 24 हफ्ते का मतलब है 6 महीना। अब 6 महीने का मतलब है कि अब उसमें कोई जीवन आ चुका है। ये किस हिसाब से इन्होंने 24 हफ्ते निकाले, ये समझना पड़ेगा, क्योंकि टेक्निकली ये गलत है। क्योंकि मेडिकल साइंस खुद ही ये मानता है कि लगभग 4.5 महीने के बाद प्लस माइनस में जीवन उस शरीर, वो जीवन की भाषा नहीं जानता है, लेकिन वो ये पहचानता है कि अब इसमें चयन पूर्वक बच्चा गर्भ में लात मारने लगा है। बच्चे का एक्टिविटी लेवल से ये समझ में आता है कि अब ये बच्चा है, उसके पहले वो भ्रूण है ना। तो भ्रूण में, गर्भ में जो लिक्विड है, तरल पदार्थ है, उसकी वजह से उसका हिलना या निर्णय पूर्वक उसका हाथ पैर का हिलना, ये 2 अलग अलग बातें। तो निर्णय पूर्वक जब बच्चा हाथ पैर चलाना शुरू कर दिया है, इसका मतलब अब कोई जीवन उसको चलाने लगा है, अब वो बच्चा है। यदि 4.5 महीने की बात करेंगे तो 4 चौके 16 हो गया ना, 16 और 2 और जोड़ लें 18, 20 मैक्सिमम, प्लस माइनस 20 हफ्ते की कोई बात होनी चाहिए। मतलब टेक्निकली देखें तो इसको 20 हफ्ते होना चाहिए। तो क्यों 24 के आधार पे किया, वो थोड़ा समझने की बात है। लेकिन खैर, तो मैं ये कह रहा था कि जब तक वो जीवन 4.5 महीने के पहले उस भ्रूण को नहीं चलाता है, तब तक वो भ्रूण कैसे जिंदा रहता है ना। तो बहुत अद्भुत बात कि मां का जीवन उस शरीर के, उस बच्चे के भ्रूण से कोशिकाओं के पोलेपन के बीच से गुजरते रहता है। क्या अद्भुत सेटिंग है। मतलब सोच के बिना इतना आश्चर्य, इतनी बार इसको कितनी बार भी सोचो उतना ही आश्चर्य होता है कि 4.5 महीने तक मां का जीवन उस बच्चे के शरीर के पोलेपन से, कोशिकाओं के पोलेपन से हॉरिजेंटली गुजरता है केवल। और जब बच्चे का जीवन आ जाता है, उस शरीर को चलाने वाला जीवन जब 4.5 महीने बाद आ गया है, तो मां का जीवन उतनी जगह को छोड़ देता है,
फिर उस जगह से नहीं गुजरता है। तो बच्चे का जीवन उस समय में हॉरिजेंटली गुजरता, जब गर्भ काल में बच्चा है तो उसमें केवल हॉरिजेंटली ही गुजरता है, बाहर आने के बाद वर्टिकली भी गुजरना शुरू करता है, जिससे कि आगे की कुछ गतिविधियां शुरू होती, ऐसा एक सूचना है। तो देखिए इन सारी बातों को देखते हैं तो प्रकृति में जो व्यवस्था है, शरीर को बनाए रखने की व्यवस्था है, तो इससे एक बात तो हमारे ध्यान में आ गया कि मैं शरीर में रहता हूं कि शरीर मुझ में रहता है। अब पता चला कि मैं शरीर के पोलेपन से गुजरता हूं, है ना। तो हॉरिजेंटली, वर्टिकली और 3 डायमेंशनली। तो जैसे हम रात को एक रस्सी, जलती हुई रस्सी घुमाएं तो कैसा आकार बनेगा? रस्सी के आकार का गोलाकार आकार बनेगा। तो जिस आकार का शरीर होता है उसी आकार का ये एक शरीर और क्रिएट हो गया। तो जीवन कभी भी पॉइंट का फॉर्म में, बिंदु का फॉर्म में, परमाणु के स्वरूप में नहीं रहता है, वो किसी शरीर के आकार में ही रहता है, चाहे सशरीर रहे चाहे बिना शरीर रहे। अब ये काला वाला शरीर कौन सा है? स्थूल शरीर। और ये लाल वाला शरीर सूक्ष्म शरीर। अब ये काला वाला मर गया। कौन मरेगा? काला वाला, जो कार्बन है। काला वाला मर गया तो कौन बचा? लाल वाला बचा, सूक्ष्म शरीर बचा। और सूक्ष्म शरीर का मतलब है जो व्यक्ति जिस तरह के कपड़ों को भी स्वीकारा हुआ है, जीवन उन कपड़ों को भी स्वीकारा हुआ है, तो शरीर छोड़ने के बाद आप उसी वेशभूषा में ही, उसी तरह की आकृति में नजर आते हो। और दूसरा व्यक्ति आपको देख के पहचान सकता है कि हाँ भाई ये मंजीत भैया है, ऐसी नजर आओगे। तो ये जो जीवन को आकार और भार से मुक्त कह सकते हैं? जीवन आकार और आकार से मुक्त नहीं है, भार से मुक्त है। भार से मुक्त है, आयतन से भी मुक्त नहीं है। अच्छा। तो जीवन में मास भी है, जीवन में आकार भी है, आयतन भी है, ठीक है, भार नहीं है। इतनी बात। मास है मतलब 60 पार्टिकल हैं, तो मास के रूप में तो कुछ है ही है। तो इससे ये समझ में आया कि शरीर हमारा जितना है उससे अधिक आकार में, कुछ अधिक आकार में, चाहे वो मिलीमीटर ही क्यों ना हो, उस आकार में पुंजाकार शरीर को अपने आप में लिए रहता है। मैं उससे अधिक आकार में बना रहता हूं, तो मैं शरीर को अपने में लिए हुए हूं। तो ऐसा जीवन रहता है। अब ये क्या चीज है? ये चक्र क्या चीज है? ये उस बिंदु को बड़ा करके दिखाया है। तो मैं शरीर में कहाँ रहता हूं? हर जगह रहता हूं। इच्छा गति से, इच्छा गति का मतलब हर जगह हो गया हूं। लेकिन मैं शरीर के साथ आदान प्रदान कैसे करता हूं? बातचीत कैसे करता हूं? शरीर में मच्छर काटा तो मुझको कैसे पता चलता है? वो जो भी कुछ है ब्रेन के थ्रू ही पता चलेगा। तो शरीर से सूचना ब्रेन तक जाएगी, ब्रेन से न्यूरॉन तक कांपेगा, उसके आधार पे जीवन उसको पहचानेगा, जीवन को सिग्नल देगा, वो भी एक कंपन है, उसको न्यूरॉन पहचानेगा। तो आदान प्रदान जो कम्युनिकेशन होगा वो जीवन और शरीर के बीच में वो ब्रेन के माध्यम से ही होगा। और ब्रेन में कोई गड़बड़ हो गई तो ये कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। इसलिए मेंटली रिटार्डेड बच्चे, दिव्यांग बच्चे आजकल बोलते हैं, या स्पेशल एबिलिटीज़ के बच्चे जो हम बात करते हैं, खासकर जिसका मस्तिष्क में प्रॉब्लम है, उसका जागृति नहीं हो सकता है। जागृति तब होगा जब वो सुन पाएगा। सुनने की स्थिति में नहीं है तो जागृति नहीं हो सकता है। तो उसकी सेवा करना ही एकमात्र काम बचता है। हाँ जी, आप बोलिए।
तो अब मैं आपकी बात ठीक पहुंच गई है ना? अब कोई कन्फ्यूज़न? तो मैं शरीर में कहाँ रहता हूँ ये पता चल गया। मैं मूल रूप में क्या हूँ? मूल रूप में परमाणुविक स्वरूप में हूँ। व्यावहारिक रूप में मैं किसी पुंजाकार स्वरूप में होता हूँ। जीवन जिस पुंजाकार स्वरूप में होता है उसी शरीर को चलाएगा। कुत्ते का शरीर कुत्ते शरीर को चलाने वाला जीवन कुत्ते के पुंजाकार स्वरूप में होगा। हाथी को चलाने वाला शरीर हाथी के स्वरूप, व्हेल मछली को चलाने वाला जीवन व्हेल मछली के स्वरूप में उतना बड़ा साइज का होगा। तो जीवन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए जड़ की परिभाषा और जीवन की परिभाषा अलग अलग। जड़ वो वास्तविकता है जो अपने आकार की सीमा में काम करता है। चैतन्य वो वास्तविकता है जो अपने आकार से अधिक सीमा में काम करने में सक्षम है, पुंजाकार विधि से। इसी को लाल वाले आकार को पुंजाकार बोलते हैं। ये जो हमको दिखाई देता है जीवन, कुछ लोगों को जो दिखाई दे जाता है कोई चीज़, कभी वो जीवन ही है तो कोई खास बात नहीं है। जीवन होता ही है, कभी सशरीर होता है, कभी बिना शरीर होता है। और ज़्यादा समय शरीर के साथ होता है कि ज़्यादा समय बिना शरीर के होता है? ज़्यादा समय बिना शरीर के ही होता है। बहुत छोटे काल के लिए वो शरीर को चलाता है, पूरी अवधि को देखेंगे तो। सॉरी, आप पीछे कुछ बोल रहे थे, मैंने आपको रोक दिया था। माइक ले लीजिए। दूरी बनाई रहती है, चौकस दूरी बनाई रहती है। तो परमाणु जब गठित होता है तब तो दोनों को अंश का आदान प्रदान रहता है, तो दूरी नहीं आदान प्रदान नहीं होता है। वो इतना नज़दीक आते हैं कि जहां दोनों एक दूसरे को पहचानने लगते हैं। जैसे आप मानव में भी देखोगे, दो आदमी एक दूसरे के बहुत नज़दीक आते हैं। मानव में दूरी और परमाणु की दूरी में क्या फ़र्क है? मानव में दूरी भौतिक है, मानव में दूरी भावनात्मक है, जड़ में दूरी भौतिक है। इसका मतलब दो परमाणु के अंश वही बने रहेंगे। यदि परमाणु का अंश कम ज़्यादा हो गया तो परमाणु बदल जाएगा। इसका मतलब है दोनों परमाणु अपनी अपनी स्वायत्तता को, अपने अपने स्वरूप को बनाए रखते हुए एक दूसरे को पहचानते। तो वाटर बना, पानी बना है, पानी की निर्मित हुई। हाँ, तो हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन दोनों में दूरी रहेगी क्या? बिल्कुल। अरे यही वो दूरी है जिसके आधार पे जब हम कह रहे थे डायमंड और कोयला, तो डायमंड और कोयले का इतना ही मतलब है जो अणु जब एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं तो एक दूरी के साथ में जुड़ते हैं। यदि आपने साइंस पढ़ी होगी तो अणुओं के जुड़ने का हेक्सागोनल और ये पेंटागन और ये सारे डिजाइन दिखाते हैं। तो वो किस स्वरूप में जुड़ते हैं? जुड़ने का मतलब है एक अच्छी निश्चित दूरी को पहचान ही रहते हैं। अणु को हम पहचान ही सकते हैं इसमें कितने अणु हैं। इसका मतलब है कि अणु अणु के बीच में दूरी बनाई है, परमाणु परमाणु के बीच में दूरी बनाई है, अंश अंश के बीच में दूरी बनाई है, कोशिका के बीच में दूरी बनाई है, पूरे पूरे ब्रह्मांड में दूरी बनाई है। वो जो दूरी है वो बीच में निरपेक्ष ऊर्जा है और इकाई के आर पार भी निरपेक्ष ऊर्जा है। भैया, जैसे बात की गई कि कोशिका के पोलेपन में जीवन सूक्ष्म परमाणु का निवास है, मतलब शरीर निवास मतलब बैठा नहीं रहता है वहाँ, मतलब क्रियाशील है। वो क्रियाशील का मतलब गतिशील है। हाँ, क्रियाशीलता अलग बात है, गतिशीलता अलग बात है। तो पहला क्वेश्चन तो ये कि ये पोलेपन का मतलब मैट्रिक्स ऐसा कुछ है? पोलेपन का मतलब मैट्रिक्स मतलब जो स्पेस होती है वो? अरे पोलेपन का इतना ही मतलब है कि ये दो पेन है, इनके बीच में पोलापन है। पोलापन मतलब खालीपन है, वही मैट्रिक्स मतलब। हाँ, आप जो बोल लो उसको। और दूसरा क्वेश्चन ये कि जीवन एक इकाई है, सूक्ष्म इकाई, और इकाई के बारे में यह है कि वो क्रियाशील है, गतिशील, और जो क्रियाशील है उसकी सीमा है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि जीवन की सीमा है कोई? हाँ, आकार है उसका। जीवन का एक आकार है, मूल में वो परमाणुविक स्वरूप में है, व्यावहारिक स्वरूप में वो किसी शरीर के पुंजाकार के स्वरूप में है, तो उसका साइज निश्चित है। ये 6 फुट का शरीर है तो 6 फुट का बच्चा मान लीजिए 1 फुट का बच्चा है तो उसका पुंजाकार कितना होगा? 1 फुट का ही होगा। जैसे जैसे बच्चे के शरीर का साइज बढ़ता है पुंजाकार बढ़ता जाता है। और जैसे ही 6 फुट का जीवन आप किसी माँ के गर्भ में जाके किसी बच्चे को, किसी भ्रूण को स्वीकारता है, पुंजाकार छोटा होकर उसी शरीर को स्वीकार लेता है। मतलब शरीर के साइज के हिसाब से जीवन का साइज निर्धारित होता है, पुंजाकार का साइज। हाँ, ठीक है।